to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about field theory. So आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फील्ड थ्योरी क्या है, उसका इंट्रोडक्शंस क्या है, एजम्पशंस क्या है एंड कंस्ट्रक्ट क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है फील्ड थ्योरी का. इसमें हम देखते हैं कि क्या है इसके इंट्रोडक्शंस. सो field theory developed by the Kurt Lewin, father of modern social psychology. So field theory किसने डेवलप की थी? कर्ट लुइन ने डेवलप की थी. ऑल्सो नोन एज द न्यू गेस्टाल्ट, टाइपोलॉजिकल, वेक्टर वैलेंस, डायनामिक थ्योरी, कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. फील्ड थ्योरी को हम किन किन नामों से और भी जानते हैं? उसे हम फील्ड थ्योरी को हम न्यू गेस्टाल्ट भी बोलते हैं, टाइपोलॉजिकल भी बोलते हैं, देन वेक्टर वैलेंस भी बोलते हैं, एंड डायनामिक थ्योरी भी बोलते हैं, एंड कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इतने सब नामों से हमारी फील्ड थ्योरी जानी जाती है. और ये किसने दी थी? ये कर्ट लुइन ने दी थी, जो कि मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर हैं. ओके, देन इसके बाद देखें कि लुइन ने क्या बोला है फील्ड थ्योरी के बारे में. सो अकॉर्डिंग टू लुइन, behavior is determined by the interactions between the individual and the environment. सो अकॉर्डिंग टू लुइन ने बोला है कि बिहेवियर जो भी हमारा डिटरमाइन होता है वो किसके इंट्रैक्शंस में होता है? इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट. जैसे कि ये इंडिविजुअल है एंड ये इसका एनवायरनमेंट है, ये इसका एनवायरनमेंट है. सो इनके ही बीच में जब इंट्रैक्शंस होता है तब जाके हमारा बिहेवियर निकल के आता है. ओके, so he conceptualized the environment as a psychological field consist of various force of influence that act upon the individual. लुइन ने कंसेप्चुलाइज किया किसको? एनवायरनमेंट को एज अ साइकोलॉजिकल फील्ड. उन्होंने कहा ये साइकोलॉजिकल फील्ड है जिसमें कंसिस्ट है वेरियस फोर्स, कई सारी फोर्सेस इसमें कंसिस्ट होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस डालती हैं एक इंडिविजुअल्स पर. वो कौन कौन सी फोर्स हैं? सो दीज फोर्स कैन बी बोथ. ये इंटरनल भी होती हैं देन एक्सटर्नल भी होती हैं. इंटरनल जैसे कि हमारी कोई नीड अराइज हुई, सो वो इन्फ्लुएंस डालेगी एक इंडिविजुअल्स पर, एंड उसकी डिज़ायर क्या है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इंटरनल में आ जाती हैं जो कि इन्फ्लुएंस डालती हैं एक इंडिविजुअल्स पर. एंड एक्सटर्नल में आ जाता है उसका सोशल नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यू एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. उसके क्या सोशल नॉर्म्स हैं, उसका कल्चर क्या है, किस कल्चर में रहता है, वो पंजाबी कल्चर में है या साउथ कल्चर में है. देन उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसका फिजिकल सराउंडिंग क्या है, वहाँ के लोग किस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं या लो सोसाइटी के लोग रहते हैं. सो ये सारी चीज़ें, ये सारे फोर्सेस हैं जो एक इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कर्ट लुइन क्या बोला है कि एक इंडिविजुअल का इंट्रैक्शंस जब उसके एनवायरनमेंट से होता है तब उसका किस तरह से बिहेवियर निकल के आता है, वो कर्ट लुइन ने बात की है. ओके, एंड इसके बाद देखते हैं कि एग्जामिन द पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द टोटल फील्ड एनवायरनमेंट. सो इन्होंने कर्ट लुइन ने एग्जामिन क्या किया? इन्होंने बोला कि इंट्रैक्शंस होता है एक इंडिविजुअल्स का उसके एनवायरनमेंट में. जैसे कि ये इंडिविजुअल्स है, एक इंडिविजुअल है, उसका इंट्रैक्शंस होगा अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से. मान लीजिए उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसके वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या हैं, उसका फाइनेंस क्या है. सो ये सारी चीज़ें, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो एक इंडिविजुअल्स के इंट्रैक्शंस होता है इसमें. ओके, देन इसके बाद देखें ये क्या है? बेस्ड ऑन होम्योस्टेटिक एंड इक्विवेटिंग प्रिंसिपल्स. ये हमारा ये जो थ्योरी है फील्ड थ्योरी, ये फोकस करती है, बेस्ड है होम्योस्टेटिक एंड इक्विवेटिंग प्रिंसिपल, जिसका अल्टीमेट गोल होता है बिहेवियर इज टू रिटर्न द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जिसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? एक इक्विवेरिएशन में आने का. सो यहाँ पर होम्योस्टेटिक क्या है?
होम्योस्टेटिक यहाँ पे क्या है, एक तरह का बैलेंस बनाना, ओके, बैलेंस बनाना, इसी को हम होम्योस्टेटिक और इक्विलिब्रेटिंग बोलते हैं। तो जब हमारे अंदर इम्बैलेंस होता है, मीन्स अनबैलेंस की सिचुएशंस में होते हैं, तब हम एक बैलेंस की तरफ जाते हैं। जब हम अनबैलेंस की सिचुएशंस में होते हैं तब जाते हैं हम बैलेंस की सिचुएशंस की तरफ, ओके। एंड ये जो थ्योरी है ये हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी से निकल के आई हुई है, ओके, क्योंकि जो कर्ट लुईन थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट से। सो इन्होंने बोला था जैसे कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल, हम किसी भी चीज़ को एक होल में परसीव करते हैं, ना कि उसके पार्ट्स में। सो उसी तरह से ये जो लुईन थे इन्होंने गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल को ह्यूमंस पे अप्लाई कर दिया, ह्यूमंस के बिहेवियर पे अप्लाई कर दिया। इन्होंने बोला कि जितना भी ह्यूमंस के बिहेवियर निकल के आते हैं वो किसके इंट्रैक्शंस में आते हैं, वो हमारे उसके खुद के इन्वायरमेंट कैसा है उसके इंट्रैक्शन से निकल के आते हैं। देन उस इंडिविजुअल की सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, ना कि उसकी एक ही पार्ट्स को, कि उस इंडिविजुअल्स पे कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस डाल रही हैं। सो सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं। आई होप यहाँ तक आप सबके लिए क्लियर होगा। देन इसके बाद देखते हैं आगे कि लुईन थ्योरी एम्फेसाइज क्या करती है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज एंड सिचुएशनल वेरिएबल। सो लुईन की थ्योरी एम्फेसाइज करती है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहे हैं। इन्होंने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी बताए थे जो कि हम आगे देखेंगे। एंड इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी बन रही है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, देन उसके बाद इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी किस तरह की बन रही है, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, एंड उसका सोशल वेरिएबल या सोशल इन्वायरमेंट किस तरह का है, किस तरह से वो उस पर इफेक्ट डाल रहा है। सो ये थ्योरी इसको एम्फेसाइज करती है। देन इसके बाद देखें लुईन ट्रांसलेट द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल इनटू सोशल एक्सपीरियंस। सेम जो हमने पिछले बताया कि गेस्टाल्ट की जो चीज़ें थी, लुईन ने क्या किया, गेस्टाल्ट की चीज़ों को ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई कर दिया। सो लुईन ने ट्रांसलेट किया गेस्टाल्ट प्रिंसिपल इनटू सोशल एक्सपीरियंस, सजेस्ट दैट एन इंडिविजुअल शुड बी कंसीडर एज अ होल। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल को एज अ होल ही हमें देखना है, इंसिस्ट ऑफ बीइंग कंपोजिट ऑफ डिफरेंट पार्ट, अ पर्सन इज अ होल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सब सिस्टम। सो इन्होंने बोला है कि एक पर्सन्स के जो होते हैं, एक पर्सन्स जो होता है उसके कई सारे सब सिस्टम भी होते हैं, जैसे उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी रीजनिंग क्या है, वो किस तरह से रीज़न लगाता है अपने सोशल एनवायरनमेंट में। सो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सब सिस्टम में है। बट जब हम इन सब चीज़ों को एज अ होल कंसीडर करते हैं तब वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, एक इंडिविजुअल्स अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस तरह से वो इंट्रैक्शंस कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे लुईन ने एज अ इंडिविजुअल को एज अ होल ही कंसीडर किया है, ना कि उसके सब सिस्टम में, ना कि उसके सब पार्ट्स में, ओके। देन इसके बाद देखते हैं फील्ड थ्योरी की एजम्पशंस क्या है, कौन कौन सी एजम्पशंस लेके ये चलता है। सो फर्स्ट एजम्पशंस है इसकी रियलिटी। इससे क्या मतलब है कि जो साइकोलॉजिकल लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन रियलिटी बिकॉज ओनली व्हाट इज कंक्रीट कैन बी इफेक्ट। इन्होंने बोला है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी रियलिटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को ही हमें कंसीडर करना है, ओके, ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसका इफेक्ट ही निकल के नहीं आ रहा है। जैसे कि रियलिटी, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको ही हम कंसीडर करेंगे, ना कि कोई हाइपोथेसिस बना लेंगे अपनी अलग तरह की, ओके। देन इसके बाद आ जाएगा टोटल एनवायरनमेंट। सो टोटल एनवायरनमेंट को इन्होंने टोटल फील्ड भी बोला है। सो इन्होंने इसमें क्या रखा है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एनवायरनमेंट कैन बी टेकन अकाउंट। सो इन्होंने अपने एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम यहाँ पे ये लेक्चर देख रहे हैं, सो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करेंगे, किन किन चीज़ों को कंसीडर करेंगे अपने एनवायरनमेंट में। जैसे कि हम एक रूम में हैं और हम एक रूम में बैठ के पढ़ा रहे हैं, देन ये हमारे पास मोबाइल है, रूम है, देन लाइट भी है, साथ में लाइट की रोशनी भी है, देन इसके बाद क्या क्या है, पेन भी है जिससे हम ये लिख रहे हैं,
और स्लाइड पे हम देख रहे हैं, स्लाइड्स पे हम देख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हैं और इन सारी चीज़ों को ही हम कंसीडर करेंगे, जो कि एक हमारा टोटल इन्वायरमेंट या टोटल फील्ड बन जाता है। ओके, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? एक रियलिटी में हैं, ये रियलिटी में हो रही हैं, जो कि सब चीज़ों को ऑब्जर्व हो रहा है, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सो जो चीज़ हमारे सामने है, जो रियल में है, वो उस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं फील्ड थियरी में। देन टोटल फील्ड जितनी भी हमारे सामने, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। देन इसके बाद आ जाता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ इवेंट इन गिवन फील्ड। फोकस शुड बी ऑन ग्लोबल फैक्टर एज अ सिंपल एसोसिएटिव लिंक इन बिहेवियर आर इनसिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि कोई भी चीज़ है वो इंटरडिपेंडेंस है, जैसे कि यहाँ पे लेक्चर हो रहा है, सो ये इंटरडिपेंडेंस ये निर्भर किस पे करता है? हमारे मोबाइल पे, हमारे पेन पे, हमारी स्लाइड्स पे। ये ना हो तो ये नहीं होंगे। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे आत्मनिर्भर है, निर्भर करती हैं। ओके, सो जो भी चीज़ है वो इंटरडिपेंडेंस है। देन यहाँ पे फिर फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरिटी में क्या है? ओनली दैट विच इज़ प्रेजेंट इन द सिचुएशन कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है वही इन्फ्लुएंस डाल सकती है हमारे आउटकम्स पे। जैसे कि ये पीपीटी का जो मैटर है, ये सारी चीज़ें कितना रिलायबल है, कितना हमारे एग्ज़ाम में आता है इस पीपीटी से। सो ये सारी चीज़ें, हमारी पीपीटी हमारे नेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाई गई है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे प्रेजेंट की चीज़ें जो इन्फ्लुएंस डालेंगी हमारे आउटकम, जो कि हमारा जीआरएफ होगा। सो ये सारी चीज़ें हमारी जीआरएफ पे इफेक्ट डालेंगे। सो जो चीज़ें हमारे प्रेजेंट में मौजूद हैं वही इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे आउटकम्स को। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि एजम्पशंस है कि जो रियल में है, जो हमारे सामने है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ये स्लाइड्स। देन इसके बाद टोटल फील्ड में क्या है कि जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आसपास है, जैसे कि आप ये लेक्चर देख रहे हो तो वहाँ पे आप अगर नोट्स भी बना रहे हो तो साथ में आपकी बुक्स भी होंगी, साथ में स्लाइड भी होगी, पेन भी होगा, उससे आप अपने नोट्स को तैयार भी कर रहे होगे। देन इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस कैसे हैं? ये जब तक हम ये लेक्चर नहीं डिलीवर करेंगे तो वो आप तक नहीं पहुँचेंगे, ये निर्भर करते हैं हम पे। देन हमारी पीपीटी किस बुक से ली गई है तो वो बुक भी निर्भर करती है। हमारी ये स्लाइड्स, तो ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंस हैं, एक दूसरे से लिंकअप हैं। देन इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरिटी। जो एट प्रेजेंट जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पीपीटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आउटकम किस पे होगा? आपके जीआरएफ पे, कि हम जीआरएफ अचीव करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हमारी फील्ड थ्योरी की एजम्पशंस हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, नहीं हो तो पूछ सकते हो। देन इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट, कि फील्ड थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। सो एक डिस्क्रिप्टिव कंस्ट्रक्ट एंड डायनामिक कंस्ट्रक्ट, दो तरह की चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक। डिस्क्रिप्टिव में क्या आ जाता है? लाइफ स्पेस एंड लोकोमोशंस। एंड डायनामिक में क्या है? नीड, टेंशन, फोर्स और वैलेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वन बाई वन इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। सो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव कंस्ट्रक्ट आता है, जिसके अंदर आ जाता है लाइफ स्पेस। ओके, इसके अंदर आ जाएगा लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस में क्या आता है? लाइफ स्पेस में आता है कि ईच इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन द साइकोलॉजिकल स्पेस। हर एक इंडिविजुअल्स जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है अपनी साइकोलॉजिकल स्पेस में, जिसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेस। हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्पेस है, उसका लाइफ का स्पेस कितना है वो क्या हो जाता है? हमारा साइकोलॉजिकल स्पेस। ओके, सो लाइफ स्पेस इज अ साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। लाइफ स्पेस क्या है? एक साइकोलॉजिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में। एक एनवायरनमेंट इंडिविजुअल है, वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने माइंड में, सो वो उसका लाइफ स्पेस हो जाता है, वो उसका साइकोलॉजिकल स्पेस हो जाता है। द लाइफ स्पेस इज इंक्लूड द पर्सन हिमसेल्फ एंड एवरीथिंग इन हिज एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। सो लाइफ स्पेस में आता क्या है? वो सारी चीज़ें, एक इंडिविजुअल खुद भी आएगा, देन उसके एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं वो सब, जैसे कि
फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, फाइनेंस, उसका फाइनेंस, उसकी वेदर कंडीशन, ये सारी चीज़ें उसके एनवायरनमेंट में है जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी और वो पर्सन खुद भी उसमें होगा। सो लाइफ स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? पर्सन खुद है, ये पर्सन खुद है, उसका एनवायरनमेंट, देन उसका एनवायरनमेंट उस पर किस तरह से इन्फ्लुएंस डाल रहा है, उसके बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस निकल के आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ स्पेस में आ जाती हैं। ओके, देन इट इंक्लूड बोथ the things of which he is consciously aware and the factor which influence if even though the unconscious of them। सो लाइफ स्पेस के अंदर वो चीज़ें भी आ जाती हैं जिसमें हम कॉन्शियसली अवेयर भी हैं, कॉन्शियसली, जैसे कि ये सारी चीज़ें अभी पीपीटी पे आप लेक्चर देख रहे हो, सो यहाँ पे आप कॉन्शियसली अवेयर भी हो, सो ये सारी चीज़ें आपकी चलती हैं। देन अनकॉन्शियस चीज़ें भी हो सकता है, फील्ड थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी हो, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में और भी कॉन्सेप्ट हो, सो वो सारी चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस से भी ट्रिगर हो जाती हैं कि हाँ ये हमने पहले पढ़ा था, हाँ इसमें ये चीज़ था, सो वो सारी चीज़ें भी हमारी लाइफ स्पेस में आ जाती हैं। ओके, देन इसके बाद देखते हैं इसके आगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बिहेवियर वी ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ फंक्शंस ऑफ, किसका? फंक्शंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल इन द टोटल साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, या कहें सिचुएशंस। सो सिंबॉलिक तरह से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि V इजकल टू F इंटू P इंटू ई। सो यहाँ पे ये जो है ये B बराबर F P, ये हो गया पर्सन एंड उसका इन्वायरमेंट, ये आ जाता है हमारा फील्ड थ्योरी में। ओके, ये इक्वेशंस हमारी किस में आ जाती है? फील्ड थ्योरी में आ जाती है। सो बिहेवियर इज अ फंक्शंस ऑफ, किसके? फंक्शंस ऑफ एक पर्सन का, किसके? अपने एनवायरनमेंट में, या कहें अपने सिचुएशंस में। सो बी से बिहेवियर, एफ से फंक्शंस ऑफ एंड पी से पर्सन्स हो जाएगा एंड टोटल एनवायरनमेंट। सो हमारा बिहेवियर कैसे निकल के आता है? जब एक पर्सन अपने एनवायरनमेंट में इंट्रैक्शंस करता है, सो हमारा बिहेवियर निकल के आ जाता है। इट इंक्लूड द पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? हिज ड्राइव, मोटिव्स, बिलीव्स, टेंशन, थॉट, फीलिंग एंड एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट और परसीव द ऑब्जेक्ट, और जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि एक पर्सन है, ऐसा तो है नहीं कि उसकी इंटरनल कुछ चीज़ नहीं चल रही है, सारी चीज़ एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट को हम देख रहे हैं तो कुछ ड्राइव हमारी आ रही हैं, कुछ मोटिव्स हमारी निकल के आ रहे हैं, उसके बेस पे कुछ हमारे बिलीव भी बन रहे हैं, देन हमारी फीलिंग्स भी आ रही हैं। सो ये सारी चीज़ें जब आती हैं उसके बेस पे ही हमारा बिहेवियर निकल के आता है। सो ये मैथमेटिकली इन्होंने एक फॉर्मूला के बेसिस पे समझाया है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। आगे देखते हैं, क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। देन आगे देखते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन होता है जब हमारे लाइफ स्पेस में चेंज आता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। एनी चेंज, कोई भी चेंज जब हमारे लाइफ स्पेस में आता है सो वो हो जाता है हमारा लोकोमोशन। जैसे कि हमारे एटीट्यूड में चेंज आ गया, एक्शन में चेंज आ गया, सो ये चेंजेस जब हमारे लाइफ स्पेस मतलब लाइफ में हमारी साइकोलॉजिकल स्पेस में निकल के आएंगे तो वो हमारा लोकोमोशन हो जाता है। सो यहाँ पे हम देखें द लिटरेरी मीनिंग ऑफ लोकोमोशन का मतलब क्या हो जाता है? मूवमेंट, किसी चीज़ का मूवमेंट। Here it does not mean actual movement in space, but the change in psychological space or restructure the life space, जो कि हमने पहले बताया है कि यहाँ पे लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट नहीं है कि कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी मूवमेंट होते हुए, नहीं। इसमें क्या है? हमारा चेंज हो जाता है जब साइकोलॉजिकल स्पेस में, जब हमारी लाइफ स्पेस का रीस्ट्रक्चर हो जाता है, सो वो हमारा लोकोमोशन कहलाता है। ओके, जैसे कि हमने पहले फील्ड थ्योरी पढ़ी है। ओके, फॉर एग्जांपल कि हमने पहले फील्ड थ्योरी पढ़ी है तो उस टाइम पे हमने कोई चीज़ गलत सोच ली थी कि ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है, बट अगर आज हम ये यही सेम चीज़ पढ़ रहे हैं सो जब हम उस चीज़ को करेक्ट कर लेते हैं सो वो हमारी लाइफ स्पेस में क्या हो जाएगा? वहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो वो चेंज जब होता है सो उसको क्या बोल जाते हैं हम? लोकोमोशन। सो मोटिवेशन इज द रीजन बिहाइंड द लोकोमोशन। जब भी लोकोमोशन होता, कोई किसी चीज़ में चेंजेस आता है
चेंजेस आता है, तब उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। जैसे कि अभी मोटिवेशन है आपको जेआरएफ क्रैक करना, जेआरएफ करना है तो आपको सिलेबस भी उसी तरह से पढ़ना होगा। सो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा लोकोमोशन, क्योंकि आपने चीज़ों को चेंज किया है उस बेस पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल देखें, लर्निंग टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम वन रीजन ऑफ लाइफ स्पेस टू अनदर। जब भी हम लर्न करते हैं, सेम वही एग्जाम्पल अगर हम आपके लिए दें, जैसे कि आपको जेआरएफ का एग्ज़ाम देना है, सो आपने वन बाई वन चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया होगा, कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए होंगे। सो लर्निंग जब आपकी होगी आज के टाइम से और आपके 2 महीने बाद जो भी लर्निंग होगी वो क्या हो जाएगा, एक लोकोमोशन, एक चेंजेस निकल के आएगा आपके लाइफ स्पेस में। सो जब ये लर्निंग होती है, जब ये चेंज होता है, सो वो लोकोमोशन कहलाता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हो। देन लोकोमोशन कैन बी ओवरटेक्ट। अब लोकोमोशन जब कभी चेंजेस होता है तो वो हमारे एक्ट में भी दिखाई देता है, जैसे कि लाइक एन एटीट्यूड शिफ्ट। जैसे कि एटीट्यूड होता, पहले एटीट्यूड क्या था कि मुस्लिम बहुत बेकार थे, या हिंदू बहुत बेकार थे, या सिख बहुत बेकार थे, बट एटीट्यूड अब चेंज हो गया। उनको देख कर उनको खुद उनको देखा, उनके पास उठे बैठे, तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी चेंज हो गई। तो हमारी एटीट्यूड में भी ऑब्वियस है चेंजेस आएगा कि हम अब उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। जैसे कि कभी पहले नीची जाति के लोगों से अछूते माने जाते थे, बट अब बहुत से लोगों के एटीट्यूड शिफ्ट हो चुके हैं। सो वो क्या है, लोकोमोशन, हमारे साइकोलॉजिकल स्पेस में रीस्ट्रक्चर हुआ है, थोड़ा सा हमने चेंजेस लेके आए हैं। ओके, सो यही सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, लोकोमोशन में आ जाता है। इट एज्यूम टू लोकोमोशन हैपन ड्यू टू, और ये लोकोमोशन क्यों होता है, मोटिवेशन के वजह से होता है, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ को चेंज करने के लिए। ओके, देन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कंस्ट्रक्ट शुरू हो जाता है, वो था डिस्क्रिप्टिव, ये है डायनामिक, डायनामिक कंस्ट्रक्ट। ओके, सो डायनामिक कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ जो हमें एनर्जी देती है, डायनामिक में क्या है, कोई चीज़ डायनामिक है मीन्स चेंज हो रही है। जो चीज़ हमें एनर्जी देती है, हमें एक्शन कराती है, सो वो सारी चीज़ें क्या हो जाता है, हमारा डायनामिक कंस्ट्रक्ट। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फ्रॉम अप इंडिविजुअल मोटिवेशन आर। अब हमारे डायनामिक कंस्ट्रक्ट में क्या क्या आ जाता है, नीड, नीड आएगी। सो नीड क्या है, मोटिवेशन में नीड सबसे पहले अराइज होती है। सो आ नीड इज एनी स्टेट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का स्टेट है नीड, विच कैन बी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल ड्राइव एंड एनवायरमेंट ड्राइव टू अचीव द गोल। जब भी हमारी नीड आती है, देन हम ड्राइव, नीड आती है, नीड क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि हमें भूख प्यास लगी, सो वो हमारी नीड अराइज हुई, देन हम ड्राइव, भूख लगी तो हम अपने खाने की तरफ बढ़ेंगे, देन ड्राइव, ड्राइव में की स्टेट में आएंगे, देन हम क्या हो जाएंगे, अचीव कर लेंगे गोल, मीन्स हमने जब खाना खा लिया सो हमारा गोल भी अचीव हो गया। सो दो तरह की नीड होती है, एक होता है जेन्यून नीड, एक होता है क्वासी नीड। अराइज फ्रॉम बायोलॉजिकल कंडीशन इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइव, जैसे कि अराइज हंगर एंड थ्रस्ट, जैसे कि हमें अंदर से भूख लगी, प्यास लगी, सो ये हमारी नीड है जो हमारी बायोलॉजिकल निकल के आ रही है। सो देन क्वासी नीड क्या है, साइकिक नीड, प्योरली साइकिक नीड, जैसे कि स्ट्रेस अराउजिंग टेंशंस आ गया, या हमें पैसे कमाना है, सो मनी, सो कोई भी चीज़, जीआरएफ, सो कोई भी जो हमारी साइकिक नीड है वो आ जाती है क्वासी नीड में। देन जेन्यून नीड जो आ जाती है वो बायोलॉजिकल नीड में आ जाती है। जब नीड अराइज होती है सो हम ड्राइव में जाते हैं, देन हम जब गोल अचीव कर लेते हैं सो हमारा इक्विलिब्रियम या बैलेंस बन जाता है। ओके, देन इसके बाद देखें, देखिए यहाँ पे ये है, जैसे कि अनसेटिस्फाइड नीड, भूख लगी, ओके, भूख लगी, सो टेंशन अराइज हुई, फिजियोलॉजिकल टेंशन या एनवायरमेंट टेंशन जो भी हुए, हमारे अंदर टेंशन्स आई, देन हम ड्राइव में गए, मीन्स जैसे कि यहाँ पे हमें भूख लगी, हमें टेंशन हुई, सो हम किचन तक गए, देन ड्राइव के किचन तक गए, कुछ हमने खोजा, देन सर्च अ बिहेवियर, ये बिहेवियर हुआ, देन इसके बाद क्या है, बिहेवियर क्या हुआ कि हमने खाना खा लिया, देन हमारी नीड सेटिस्फाइड हो गई, और जो टेंशन थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ओके, सो ये सीक्वेंस हमारा फॉलो होता है जब हम मोटिवेट होते हैं। देन इसके बाद हम टेंशन देखें, तो टेंशन क्या है, आर द इमोशन दैट आर
इलेक्ट अलोंग विथ नीड के थ्रू हमारी टेंशन्स निकल के आती है। दे एक्ट एज मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ इंडिविजुअल, जो कि हमारे एक इंडिविजुअल को एक्ट करवाती है। ओके, टेंशन जब तक नहीं होगी, जब तक हम ड्राइव के स्टेट में नहीं जाएंगे। सो टेंशन्स क्या है, टेंशन्स हमारी नीड के थ्रू आती है, जो कि मोटिवेट करती है एक इंडिविजुअल्स के लिए कि उसे अपना बिहेवियर करना चाहिए। ओके, देन इसके बाद हम देखें वैलेंस। बैलेंस क्या होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, इसे वेक्टर वैलेंस थ्योरी भी बोलते हैं। सो ये क्या होता है वेक्टर वैलेंस थ्योरी, कि वैलेंस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दैट आर सेटिस्फाइंग हैव अ पॉजिटिव वैलेंस whereas ऑब्जेक्ट वाज आर नॉट सेटिस्फाइंग द नेगेटिव वैलेंस। सो वैलेंस होता क्या है, वैलेंस क्या है, कोई भी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ खींचती है, वो हो जाता है वैलेंस। सो वैलेंस इज आर अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग पावर ऑफ रीजन, रिपेल कर रही है, अपने तरफ खींच रही है कोई भी चीज़। जैसे कि हमें भूख लगी थी, तो खाना क्या है, अट्रैक्ट करेगा, खाना हो गया वैलेंस, जो कि हमें अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो ये दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट में है पॉजिटिव बैलेंस भी होता है और नेगेटिव बैलेंस भी होता है। मूवमेंट ऑफ पर्सन इज डिसाइड बाय द बैलेंस ऑफ द गोल। जब एक पर्सन मूवमेंट करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसे बैलेंस लेके आना है, बैलेंस ऑफ द गोल। सो दो तरह के बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है, द ऑब्जेक्ट और गोल विथ सेटिस्फाइड नीड आर अट्रैक्टिव ऑफ द पर्सन। वो ऑब्जेक्ट, वो गोल जो हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, हमारी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो हमें पॉजिटिव बैलेंस देगा, अपने तरफ पॉजिटिवली खींचेगा। देन नेगेटिव बैलेंस में क्या है, द ऑब्जेक्ट और गोल विच थ्रेटन एंड इंडिविजुअल द रिपेल्स द पर्सन, जो कि हमें थ्रेट कर रहा है, धमका रहा है, दूर की तरफ लेके जा रहा है, सो वो हो जाता है नेगेटिव बैलेंस। ओके, जैसे कि हमें भूख लगी तो खाना क्या है, पॉजिटिव बैलेंस में आ जाएगा और हमने खाना खा लिया, और जब हमें भूख नहीं लगी तो वही खाना हमें नेगेटिव बैलेंस देगा, कि हम दूर से ही खाना देख के कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं खाना। सो सेम चीज़ पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकती है और सेम चीज़ का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। ओके, जैसे अभी JRF है जो कि पॉजिटिव बैलेंस है, हमें अपनी तरफ खींच रहा है। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव बैलेंस में आ जाएंगी। नेगेटिव बैलेंस में क्या है, कोई चीज़ है जो हमारी फुलफिल हो चुकी है, सो वो हमें नेगेटिव बैलेंस की, अब हमें वो नहीं करना। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद देखते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या है, यहाँ पे देखें वेक्टर, वेक्टर रेफर टू अ डायरेक्टेड लाइन मैथमेटिकली। अब ये क्या है, एक लाइन जो इन्होंने कर्ट लुईन थे, इन्होंने मैथमेटिकली कुछ चीज़ों को बताया था डायग्राम के फॉर्म में। जैसे कि ये है, ये है, ये हो गया, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल है। सो यहाँ पे ये मैथमेटिकली इन्होंने डायग्राम के बेस पे समझाया है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लुईन, वेक्टर इज अ डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। वेक्टर कैन मूव इन वन मोर डायरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन टू इक्वली अट्रैक्टिव वेक्टर ऑपरेट। सो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो वेक्टर क्या है, मैथमेटिकली है, जो कि हमें एक डायरेक्शन देता है। जैसे कि ये फैमिली है, ये इस पे डायरेक्शन देगा, ये टीचर है, ये यहाँ पे डायरेक्शन देगा, एक डायरेक्शन बताएगा, एक स्ट्रेंथ बताएगा, एक अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, और जब वेक्टर जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, इक्वली अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि फैमिली भी अट्रैक्ट कर रही है और फ्रेंड्स भी इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखें वेक्टर क्या है, वेक्टर आर बोरो फ्रॉम मैथमेटिकली सिस्टम से ये बोरो किया गया है। वेक्टर आर यूजली रिप्रेजेंट बाय द एरो, जो कि ये एरो जो हमने बनाए हैं ये है, इससे रिप्रेजेंट होता है डायग्राम के फॉर्म में, जो कि कर्ट लुईन ने किया है। देन हैज़ मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमें भूख लगी और यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे खाना है। सो ये खाना कितना वेक्टर डाल रहा है, कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी ज़ोर से हमें भूख लगी है। देन डायरेक्शन कितना है, तो इस इंडिविजुअल का खाने की तरफ ही डायरेक्शन ज़्यादा होगा, ना कि अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ, ना कि स्टडी की तरफ। ओके, सो डायरेक्शन क्या है। देन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि अप्लाई कहाँ हो रही है हमारी एनर्जी, तो ऑब्वियस है भूख लगी है तो खाना की तरफ ही अप्लाई होगी। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो जाता है हमारा वेक्टर। सो इन द फील्ड साइकोलॉजी, द वेक्टर मीन्स अ फोर्स दैट इज इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजिकल मूवमेंट टुवर्ड
अवे फ्रॉम द गोल। सो ये एक तरह का ये साइकोलॉजिकल मूवमेंट हो जाता है जिसके बेस पे हम अपने गोल को अचीव करते हैं। ये भूख लगी थी तो हमारा साइकोलॉजिकल मूवमेंट होगा कि हम खाना की तरफ बढ़ेंगे, देन अपने गोल को अचीव कर लेंगे कि हमने अपनी भूख को फुलफ़िल कर लिया, हमने अपनी जो नीड थी उसको फुलफ़िल कर लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हो कमेंट में। देन इसके बाद आ जाता है बैरियर। बैरियर क्या है? बैरियर आर द ऑब्स्ट्रक्शंस दैट प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम द रीचिंग द डिजायर गोल एंड गेट इन द वे ऑफ द इक्विवेशन। सो बैरियर क्या है? जो चीज़ हमें रोकती है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, एंड अपनी इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस में आने के लिए, बैलेंस में आने के लिए जो भी चीज़ हमें रोकती है वो हमारा बैरियर कहलाता है। ओके, if for example if may be object pupil social codes anything which is threatened the motivated as he is moving toward the goal। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्यूपिल हो सकता है, सोशल कोड्स हो जाते हैं, जैसे कि कुछ अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कल्चर हैं जिसमें लड़कियों को ज़्यादा हायर एजुकेशन में नहीं डालते हैं। सो वो चीज़ उनके लिए एज अ बैरियर काम करती है, उनकी सोशल नॉर्म्स, वो प्यूपिल जो कि उनके लिए उस गोल तक पहुंचने के लिए बाधा उत्पन्न कराते हैं। सो वो चीज़ें हो जाती हमारा बैरियर। देन इसके बाद आ जाता है इक्विवेरिएशन। इक्विवेरिएशन क्या है? बैलेंस। बैलेंस जो कि हम इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लोएन वाट एवर आर नीड is fulfill the individual is able to get back to state of balance between the force। so this equilibrium can be explain the state of tension that exists due to a arousal of need। so जब भी हमारी नीड आती है तब हमारे अंदर डिसइक्विलिब्रियम आता है। नीड आई हमारे अंदर, नीड आई, सो डिसइक्विलिब्रियम हुआ, डिसइक्विलिब्रिएशन हुआ, देन हम इक्विलिब्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं और हम अचीव्ड कर लेते हैं गोल को, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। सो फिर हम फाइनली बैलेंस की स्टेट में पहुंच जाते हैं। सो वो हो जाता है हमारा इक्विलिब्रिएशन। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड आप पहले की भी सीरीज़ को देखिए, सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एंड इसके बाद ये फील्ड थियोरी का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। देन इसके बाद हम सेकंड पार्ट को भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोएन ने जो भी कॉन्फ्लिक्ट दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी एक डाउट हो, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो, सो आप पूछ सकते हो बेझिझक। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर